हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप जानते हैं कि आप लोगों को जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल का पेपर मैं फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। इसके आपके प्रत्येक सॉल्यूशन भी दिया था प्रत्येक क्वेश्चन का। उसी के सीरीज का अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आपका अगला क्वेश्चन, इसके पहले वाला ये जो 10वां नंबर क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा ही है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है तो उसमें फॉरवर्ड पाथ पूछा था। फॉरवर्ड पाथ मतलब जिसमें एक जगह से यदि कोई सिग्नल भेजे और दूसरी जगह आपको सिग्नल प्राप्त हो जाए, उसके रिटर्न का कोई पाथ ना हो, वो होता है फॉरवर्ड पाथ। तो इसमें दो फॉरवर्ड पाथ थे, ए सी बी और ए डी बी। अब अगला क्वेश्चन आ गया, ओवरहेड लाइन में 8,90,000 वोल्ट को क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा अल्ट्रा हाई वोल्टेज। वोल्टेज की कैटेगरी 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज जो होती है 1000 वोल्ट की होती है। मीडियम वोल्टेज 66 kVA की होती है। हाई वोल्टेज 132 kVA। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो है तो आपकी 132 kVA से लेके 800 kVA तक। 800 kVA जो हमारे इधर तेलंगाना हैदराबाद में प्रयोग की जा रही है। ज़्यादातर सेक्शन नहीं है, कम ही सेक्शन है उसका तो। और अल्ट्रा हाई वोल्टेज जो है 800 kVA से अधिक, 800 kVA से अधिक, इसे गेम चेंजर भी कहा जाता है। 800 kVA से अधिक अल्ट्रा हाई वोल्टेज को, इसका प्रयोग जो है तो हम ग्लोबल इलेक्ट्रिक ग्रिड में करते हैं। अब आ गया अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए हम मोटर का प्रयोग करते हैं। मोटर जो होती है तो हमारे विद्युत चुम्बकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करती है। इसे हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दर्शाते हैं। इसके लिए जो है तो हमारे मुख्य आवश्यकताएं होती हैं मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर, कम्यूटेटर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके लिए मिनिमम आवश्यकताएं हैं, ठीक, मोटर के लिए। अब आता है, बाउंड मोटर मशीनों के स्लिप रिंग बने होते हैं। बाउंड मोटर मशीनों के स्लिप रिंग बने होते हैं कापर के, लेकिन यहाँ पे कापर आंसर नहीं दिया हुआ है तो आप मारेंगे पीतल। पीतल जो है तो तांबा और जस्ता का प्रयोग, इसका प्रयोग पीतल का कम किया जाता है, छोटी मशीनों में किया जाता है, बाउंड रोटर मशीनों में। स्लिप रिंग, स्लिप रिंग क्या होता है? एसी के लिए यदि आपको करंट चाहिए कम्यूटेटर से कम्यूटेटर से या आर्मेचर से, सॉरी, तो आपको स्लिप रिंग लगाना पड़ेगा। और यदि डीसी चाहिए तो स्प्लिट रिंग लगाना पड़ेगा। स्लिप रिंग कुछ भी नहीं है, एक गोल छल्ला होता है, जैसे चूड़ी होती है या आपके कड़ा होता है, उसी प्रकार का होता है ये स्लिप रिंग। अगला क्वेश्चन दिया है, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम कंट्रोल एक्शंस आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट। आपका कौन सा सर्किट जो है तो जो सिस्टम है ये आपके आउटपुट पर निर्भर नहीं करता है। इसमें बोल रहा है सेमी ओपन लूप, ओपन लूप, क्लोज लूप, कौन सा है आपका जो निर्भर नहीं करता है? तो पहले आप ये जान लीजिए कि ओपन लूप होता क्या है। ओपन लूप वो लूप होता है, समझ लीजिए कि हम किसी एक तार में करंट प्रवाहित करना है तो वो यदि करंट रिटर्न ना आ पाए तो वो होगा ओपन लूप। ओपन लूप मतलब एक ओपन सर्किट है, खुला सर्किट है, करंट उसमें प्रवाहित नहीं हो रहा है, उसमें बैटरी सोर्स कुछ भी लगा ही नहीं है, वोल्टेज को हटा दिया गया है, तो वो होगा ओपन लूप सर्किट। अब ये बोल रहा है कि आउटपुट पर निर्भर नहीं करता है। अरे भाई, जब ओपन लूप सर्किट है मतलब उसका जब करंट जब उसमें रिटर्न ही नहीं आ रही है तो उस सिस्टम का मतलब ही क्या हुआ? तो ये हो गया ओपन लूप सर्किट। एक्चुअल में ये सर्किट कंट्रोल जितने भी हैं सिस्टम, ये है बीटेक का। लेकिन अब चूंकि रेलवे में जो है तो क्लोज लूप सिस्टम प्रयोग किया जाता है, जितने भी हमारे सिग्नल है, रिमोट कंट्रोल यूनिट है, ये सब क्लोज लूप पे आधारित है। और ऊपर से, अरे आप सिंपल समझिए ओपन लूप और क्लोज लूप को। घरों में हम एसी प्रयोग करते हैं तो जो डिजिटल एसी आजकल आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक सेंस कर लेते हैं। तो जो नॉर्मली हम जिनको चालू करते हैं स्विच के द्वारा वो हो गए ओपन लूप में, और जो ऑटोमेटिक सेंस कर लेते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, या कोई व्यक्ति आ गया है रूम के अंदर तो ऑटोमेटिक जो चालू हो जाएंगे वो क्लोज लूप कहलाते हैं। तो बोल रहा है कि आउटपुट पर निर्भर नहीं करता है तो ओपन लूप। अब आ गया ये क्वेश्चन, इसमें इम्पीडेंस ज्ञात करना है आपको।
अब आप इस सर्किट को पहले देखिए, 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में है और 3 ओम, इसमें जितने भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सर्किट होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि इसमें माइनस लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा, यदि चिन्ह नहीं भी बना है तो माइनस हमेशा कैपेसिटर को दर्शाता है और प्लस हमेशा इंडक्टर को दर्शाता है। तो इसमें तो हमेशा इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, जहाँ डायग्राम नहीं है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो -3J और 7J ये जो है तो सीरीज में लगे हुए हैं कैपेसिटर और इंडक्टर, और ये एक पैरेलल में लगा हुआ है 3J और 7J के, -3J एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है। तो -3J और 7J, तो -3J प्लस 7J ये जो है तो सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसका आ जाएगा 4J और -3J ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल के लिए आप जानते ही हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं तो 1/-3J और ये 1/-4J आ जाएगा, क्योंकि -4 और +7 है, -3 और +7 को सॉल्व किया तो 4J आ गया था। तो अब इस सर्किट को यदि सॉल्व करेंगे तो अब आ जाएगा 1/-3J प्लस 1/4J। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा -12J। -12J आ गया इसका पूरे का सर्किट, और ये 5 ओम का लगा है पहले से, तो 5 ओम और -12J ये आपका सर्किट हो जाएगा। यदि आपको इस क्वेश्चन को यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कहिएगा, तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन भी आपको डाल दूंगा किस प्रकार सॉल्व करना है। यदि आपको और कुछ जानना है तो आप पूछ लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया वक्र प्रदर्शित कर रहा है ये लोड करंट और स्पीड दी हुई है। आप जानते हैं कि मोटर की जो लोड करंट होती है, सीरीज मोटर की, शंट मोटर की, ये कंपाउंड मोटर की, ये जो होती है बैक ईएमएफ के एक अनुक्रमानुपाती होती है और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सीरीज मोटर में हाई स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है, यानी स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप इसको तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैक ईएमएफ जो होगा, बैक ईएमएफ जो है तो ये तो लगभग कांस्टेंट ही रहता है, यानी कि आपका टोटल आउटपुट निर्भर करता है किस पर, लोड करंट पर। तो लोड स्पीड जितनी बढ़ेगी लोड करंट का मान उतना ही कम होता जाएगा। ये वक्र दिया हुआ है आपका सीरीज मोटर का है, सीरीज मोटर के धारा दी हुई है। शंट मोटर का जो होता है स्पीड तो बढ़ेगी लेकिन लोड करंट लगभग आपकी फिक्स रहती है, बैरी नहीं करती है। लेकिन सीरीज मोटर की लोड करंट बैरी करती रहती है, इसलिए ये ग्राफ है आपका सीरीज मोटर का। अब बोल रहा है परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज परमेबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम। बोल रहा है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी होती है वैक्यूम के सापेक्ष कैसी होती है। आप पहले ये बताइए कि परमेबिलिटी होती क्या है। जानते हैं आप लोग परमेबिलिटी क्या होती है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि परमेबिलिटी होती क्या है। सबसे पहले तो आप ये जानिए, परमेबिलिटी जो होती है तो हमारे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व, इन दोनों का अनुपात होता है। तो जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनकी चुंबकीयशीलता का मान इकाई से कम होता है, ठीक। और जो हमारी पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनकी चुंबकीयशीलता का मान इकाई से अधिक होता है। और वायु की चुंबकीयशीलता या निर्वात की चुंबकीयशीलता परमेबिलिटी होती है यूनिटी। तो अब आपको डिफाइन हो गया ना, सबकी परमेबिलिटी आपको पता चल गई। बोल रहा है डायमैग्नेटिक मटेरियल लेस देन परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। चूँकि डायमैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी होती है इकाई से कम और वैक्यूम की होती है इकाई, इसलिए उसका होगा लेस देन 1। सर्किट का परिणामी रेजिस्टेंस आपको निकालना है।
तो इसको निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि ये 3 ओम, 4 ओम और 2 ओम के ये ऊपर वाले सीरीज में है, और नीचे वाले 4 ओम, 3 ओम और 6 ओम ये दोनों सीरीज में है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले का 9 ओम, बीच वाले का 8 ओम दिया ही है, नीचे वाले का 13 ओम आ गया। इन तीनों सर्किट पैरेलल में हो गए। अब इन तीनों पैरेलल को सॉल्व कर लीजिए। पैरेलल को सॉल्व करने पर 3.2 ओम आ जाएगा, और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस पहले से सीरीज में लगा हुआ है, तो 4 ओम प्लस 3.2 1 ओम, टोटल 7.2 ओम का आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवर करंट कैन नॉट बी यूज सर्किट ब्रेकर। बोल रहा है कि आपकी ओवर करंट या ओवरलोड से कौन सा सर्किट ब्रेकर आप उपयोग नहीं करते हैं। आप जानते ही हैं कि एल्यूमिनियम सर्किट ब्रेकर प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है तो प्रयोग किया जाता है, वैक्यूम भी प्रयोग किया जाता है और फ्यूज भी प्रयोग किया जाता है। अब आ गया अगला क्वेश्चन, समांतर परिपथ में सभी शाखाओं में निम्नलिखित में से समान होता है। क्या समान होता है? सीरीज में करंट समान होती है और पैरेलल में वोल्टेज समान होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अगला वीडियो कंप्लीट हो गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक आप इसको शेयर करिए। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मेरे से पर्सनली भी मेल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी आप पूछ सकते हैं। आपको सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आंसर दिए जाएंगे। आपको डीएफसी के जितने भी पेपर हैं आपको सभी मेरे चैनल में प्रोवाइड किए गए हैं, सबका सॉल्यूशन भी दिया गया है। इलेक्ट्रिकल का मैं अभी जो है तो ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूँ। सब हर एक क्वेश्चन को जो है तो आपके उसकी थ्योरी, उसका हिस्ट्री, जियोग्राफी, है सब कुछ आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अब आगे आपको जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, अभी इलेक्ट्रिकल के बाद मैं ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट का करूँगा, फिर इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर का करूँगा। तो आपको यदि क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए मुझे। यदि डीएफसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या जॉब का प्रोफाइल है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।